हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को कवर करने के लिए हम इसे निम्नलिखित सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत चैप्टर का स्टार्टिंग हम प्रतिपादक से करेंगे, यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। सेकंड नंबर में हम पेंजिया को समझेंगे, फिर इसके पश्चात पेंथालाशा को समझेंगे, इसके पश्चात अंगारा लैंड के बारे में जानेंगे, गोंडवाना लैंड क्या होता है, टेथी सागर क्या होता है, पेंजिया किस तरीके से टूटी और पेंजिया का प्रवाह होने का कारण क्या था, वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण की बात करेंगे और वेगनर की आलोचना भी करेंगे। वेगनर की आलोचना इसलिए करेंगे क्योंकि वेगनर किसी जगह पे अपने सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं कर पाते हैं, सही रूप से सत्यापित नहीं कर पाते हैं, जिसके द्वारा अन्य भूगर्भवेताओं के द्वारा और भूगोलवेताओं के द्वारा अनेक सिद्धांतों पे काम किया जाना प्रारंभ किया गया था और इसी का परिणाम था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का उद्भव हुआ। तो वेगनर की आलोचना पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके सारे सेगमेंट को हम लोग इस तरीके से स्टडी करेंगे ताकि आप कोई भी पेपर दे रहे हों, आप इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे डेफिनेटली जो है सॉल्व करने की स्थिति में आप रहेंगे और उसके पश्चात एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षा में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आप मेरे साथ 20 से 25 मिनट तक वीडियो में बने हुए रहिएगा और क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जो सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया गया था वो एंटोनियो स्नाइडर नामक भूगोलवेता के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1858 ईस्वी में किया। इसके पश्चात टेलर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह की कल्पना के आधार पर मुर्दार पर्वतों का वितरण को बताया। अर्थात टेलर महोदय ने बताया कि महाद्वीपीय के प्रवाह होने के कारण, कॉन्टिनेंट के प्रवाह होने के कारण मुर्दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है और वो फोल्डेड माउंटेन जो है पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न भागों में आज के समय में वितरित हुए हैं। फोल्डेड माउंटेन में कौन कौन से फोल्डेड माउंटेन आ सकते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब फोल्डेड माउंटेन हैं जो पृथ्वी पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अभी स्थित हैं। तो इसकी व्याख्या जो है टेलर महोदय ने किया। लास्ट में 1915 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर के द्वारा किया गया और जिस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया उसका उल्लेख उन्होंने महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ कंट्रीज एंड ओशन नामक पुस्तक में किया। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का सर्वप्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर एंटोनियो स्नाइडर होगा। लेकिन अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मुर्दार पर्वतों के वितरण की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की, तो इसका आंसर टेलर होगा। लेकिन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस मिला, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, वो वेगनर साहब को दिया गया, क्योंकि वेगनर साहब ने बहुत हद तक अपनी थ्योरी को साइंटिफिक रूप से प्रूफ किया। इसके पश्चात हम लोग समझते हैं, जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, पेंजिया क्या होता है, पेंथालाशा क्या होता है, टेथी सागर क्या होता है। इसके पश्चात पेंजिया में विघटन कैसे होता है, किस पीरियड में विघटन होता है और इसके विघटन की कौन सी शक्तियाँ थी, इसे हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेंजिया को समझते हैं। वेगनर साहब कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी कार्बोनिफेरस युग से पहले का जो एज था यानी आर्कियन एज में हमारी पृथ्वी
पेंजिया के फॉर्म में थी। जिस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारी पेंजिया है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग जब आता है तो इसी पेंजिया में विघटन होता है, और ये पेंजिया जो है, जो अस्थल रूप में है, ये पेंजिया किस रूप में है, ये अस्थल रूप में है, यानी ये लैंड रूप में है, ये धरातल रूप में है। इसमें विघटन होता है, और ये इसके विघटन के पश्चात जो है, आज के समय में जितने महाद्वीपों का निर्माण हुआ है इसी पेंजिया से हुआ है, ऐसा वेगनर साहब का कहना था। और पेंजिया के बीचों बीच एक सागर की कल्पना किया, जिसका नाम उन्होंने टेथी सागर रखा। उनका कहना था कि टेथी सागर एक लंबा संकरा छिछला सागर है जो पेंजिया के बीचों बीच स्थित है, और पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर का भाग है, जिसे उन्होंने पेंथालाशा कहा। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या सीखा? पेंजिया पृथ्वी का प्राचीनतम रूप पेंजिया के फॉर्म में था। पेंजिया के बीच में जो स्थल रूप में था, धरातल रूप में था, वहां पर टेथी सागर था, और ये टेथी सागर लंबा संकीर्ण छिछला सागर था, और टेथिस के चारों तरफ पानी का एक विशाल भंडार था, जिसे हम पेंथालाशा कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को हम लोगों ने कवर किया। इसके पश्चात समझते हैं, वेगनर साहब ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में ऑन और सारे फैक्ट्स की जो चर्चा किए हैं, उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अभी हमने पिछले स्लाइड में इस पॉइंट को समझा कि पेंजिया क्या है। ये जो हमारा येलो कलर का जो भाग है, जिस पे मैं अभी रेड ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा पेंजिया है, यानी हमारी पृथ्वी पहले इसी फॉर्म में स्थित थी। हमारी पृथ्वी इसी रूप में स्थित थी। इसके पश्चात पेंथालासा को भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि पेंजिया के चारों तरफ पेंथालासा थे। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वेगनर साहब ने बताया कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव था, उस समय में, प्राचीनतम समय में, वो प्रशांत महासागर में स्थित था। लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक महासागर में है, न कि प्रशांत महासागर में है। उसी तरीके से वेगनर साहब ने कहा कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव था वो डरबन में था, और ये जो डरबन जो था उसमें साउथ अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका है। कहने का मतलब है कि उत्तरी ध्रुव जो पहले प्रशांत महासागर में था, वो शिफ्ट होकर के, स्थानांतरित होकर के अभी आर्कटिक सागर में पहुंच गई, और जो दक्षिणी ध्रुव पहले डरबन में था, दक्षिणी अफ्रीका का पार्ट था, ये अभी अंटार्कटिका का भाग हो गया है। तो यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेगनर के अनुसार उत्तरी ध्रुव कहाँ पर स्थित था, तो आपका आंसर प्रशांत महासागर होगा। दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर था, तो डरबन में था। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेथिस सागर जो पेंजिया था, वेगनर के अनुसार जो पूरी महाद्वीप पेंजिया के फॉर्म में थी, उसके उत्तरी भाग को उन्होंने अंगारा लैंड कहा, और इसी अंगारा लैंड को हम लोग लॉरेशिया भी कहते हैं। उसी तरह पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था, पेंजिया का जो ये दक्षिणी भाग जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड था। इसका मतलब ये हुआ कि वेगनर साहब ने उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। इस अंगारा लैंड में कौन कौन सी भूमि आती थी? तो अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आता था। ठीक है, और दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, हमारा देश का जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा जो पृथ्वी का जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला भाग जो प्रायद्वीपीय है, ये किसका भाग है? तो ये भाग है
गोंडवाना लैंड का। आपका आंसर होना चाहिए हमारी पृथ्वी का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये स्लाइड जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात प्रीलिम्स में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेंजिया का विघटन कब होता है। तो पेंजिया का विघटन जो है कार्बोनिफेरस एज में प्रारंभ होता है। पेंजिया का विघटन कब से प्रारंभ होता है? कार्बोनिफेरस एज से प्रारंभ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। और पेंजिया का विघटन कब तक होता है? तो ये ट्रियासिक पीरियड तक होता है। कार्बोनिफेरस एज से चलता है और ट्रियासिक युग तक पेंजिया का विघटन यानी टूटने की क्रिया और उसे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे द्वीपों और महाद्वीपों में बंटने की क्रिया ट्रियासिक समय तक चलती है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पेंजिया का विघटन कार्बोनिफेरस एज में स्टार्ट हुआ और इसकी लास्टिंग जो है ट्रियासिक एज में खत्म हो जाती है। पेंजिया जब दो भागों में बटा तो ये दो भागों में शिफ्ट होने लगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, अंगारा लैंड उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया का जो विघटन हुआ वो दो भागों में स्थल खंड प्रवाहित होने लगे। एक भाग उत्तर की तरफ जाने लगा जो भूमध्य रेखा की तरफ था, यानी उस समय का जो इक्वेटर लाइन था, उस समय का जो 0 डिग्री अक्षांश था, उस दिशा की तरफ बढ़ने लगा। जैसे यहां पर अगर मैं 0 डिग्री अक्षांश अगर मैं कवर करूं तो इसके बीचों बीच हम कवर करेंगे, सॉरी, इसके बीचों बीच हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बीचों बीच हमारा क्या होगा? 0 डिग्री अक्षांश होगा। तो कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा की ओर एक भाग चलने लगा। अब भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्ट होने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है और पश्चिम की तरफ शिफ्ट करने का कारण सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंजिया का जब विघटन हुआ उसका उत्तर की तरफ शिफ्ट होने का कारण क्या है? तो आपका आंसर गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। लेकिन अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंजिया का पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने का कारण क्या था, तो आपका आंसर सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल होना चाहिए। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट और कह रहा हूं कि पेंजिया जब टूटी और वो डिफरेंट डिफरेंट द्वीपों और महाद्वीपों में जब विखंडित हुई और वो विभिन्न दिशाओं में, मुख्य रूप से दो दिशाओं में जब उसका प्रवाह हुआ, तो उस प्रवाह के पीछे दो तीन फोर्स काम कर रहे थे। उस दो तीन फोर्सों का नाम याद रखिएगा। फर्स्ट में हम लोग उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सेकंड में हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बियोंसी। इस चीज को मैं समझाऊंगा कि फोर्स ऑफ बियोंसी क्या है। और थर्ड नंबर पे आता है टाइडल फोर्स। ये टाइडल फोर्स जो होता है सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण लगता है। सूर्य और चंद्रमा का समुद्र के जल पर एक शक्ति लगती है, ज्वारीय शक्ति। और समुद्र के जल पे जो सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय शक्ति लगता है उसके कारण पेंजिया का जो स्थल वाला भाग था वो समुद्र की सतह पर तैरने लगा, क्योंकि समुद्र पर उस समय ज्वारीय बल काम कर रहे थे, टाइडल फोर्स काम कर रहे थे। ठीक है। और फोर्स ऑफ बियोंसी का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, जब किसी तरल पदार्थ पे तैरती है तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम फोर्स ऑफ बियोंसी कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि पेंजिया का जो विघटन हुआ वो कार्बोनिफेरस एज से प्रारंभ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बोनिफेरस एज में ही सारा विघटन हो गया, पेंजिया टूट गई। शुरू में पेंजिया हमारी इस तरीके से थी, हमारी जो पूरी पृथ्वी थी वो इस तरीके से थी, लेकिन समय के अनुसार पर्मिनियन पीरियड में इस रूप में आ गई। पर्मिनियन का पीरियड कब होता है? 250 मिलियन ईयर्स पहले का जो समय है, आज से लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 2.5 करोड़ नहीं, आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है वो हमारा
पर्मिनियन एज था। ट्रियासिक एज कब था? आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय था वो ट्रियासिक का समय था। उस समय हमारी पृथ्वी इस तरीके से हुई। जुरेसिक युग का जब समय आया तो हमारी पृथ्वी इस तरीके से हो गई। और जब हमारे क्रिटेशियस का पीरियड आया, यानी आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जब हमारी पृथ्वी की रूप देखेंगे तो क्रिटेशियस का एज में हमारी पृथ्वी इस तरीके से देख ली। जिस तरीके से मानव जो है बचपन में किसी और तरीके का देखने में लगता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है, ठीक है, युवावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, ठीक है, तो उसकी रूप में उसके उसके चेहरे में परिवर्तन आते जाता है। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी का जो रूप था, जो फॉर्म था, उस फॉर्म में भी बदलाव आया। और आज हमारी पृथ्वी जो है प्रेजेंट टाइम में इस तरीके से लग रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी हमारी पृथ्वी में परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, अभी भी हमारी पृथ्वी के महाद्वीपों में, द्वीपों में, फोल्डेड माउंटेन में परिवर्तन हो रहे हैं। और आज भी हमारी पृथ्वी शिफ्ट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, दिशाओं में। हालांकि इसके शिफ्ट करने का गति इतनी धीमी है कि हम इसका आकलन महसूस नहीं कर पाते, हम इसको फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं कि जो भूमध्य रेखा की तरफ जो शिफ्ट हुआ, यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत। यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप का भाग, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा यानी उस समय का जो इक्वेटर लाइन था, बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश थी की ओर प्रवाहित होने एवं एक दूसरे के समीप आने से अल्पाइन और हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अल्पाइन और हिमालय पर्वत श्रेणी एक प्रकार की फोल्डेड माउंटेन पर्वत श्रेणी है। उसी प्रकार एंडीज और रॉकी जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण जो है पश्चिम की तरफ हुआ। और पश्चिम की तरफ हुआ और इसका कारण था उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी किनारों का समुद्र तल की चट्टानों से टकरा जाना। क्यों टकरा जाना? चूंकि पेंजिया जो हमारी पृथ्वी थी वो तैर रही थी सीमा पर। और सीमा किस स्टेज में था? सीमा जो था वो लिक्विड स्टेज में था, तरल स्टेज में था। तो वेगनर साहब का कहना था कि सीमा में ही चट्टान मिली और इसी चट्टान से इस पर रुकावट आया, ठीक है। इस मुद्दे पर वेगनर साहब का क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आलोचना भी किया जाता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि वेगनर साहब जो 1915 ईस्वी में अपने सिद्धांत को दिया, ठीक है, किसी किसी बुक में 1912 भी लिखा जाता है, वो उस समय का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत था। और आज भी वेगनर साहब के सिद्धांत की प्रासंगिकता है। प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या दिया? वेगनर साहब ने बोला कि पृथ्वी में जो प्रवाह हो रहा है उसके संदर्भ में उन्होंने प्रमाण दिया। फर्स्ट प्रमाण की बात हम करते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के कुछ भाग ऐसे हैं जिसको मिलाया जाए तो आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये हमारा पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका का ये जो गड्ढा वाला जो भाग है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भाग जो है साउथ अमेरिका वाले भाग से मिल जाता है। देखिए पूरा मैच कर गया ना, इस तरीके से मैच कर गया, लग रहा है कि दोनों आपस में मिले हुए थे और आज ये टूट गए हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि वेगनर साहब कहते हैं कि पहले जो संपूर्ण पृथ्वी थी एक भागों में एक स्थल खंड के भाग थे। इसी तरह उनका कहना था कि यूरोप का जो पश्चिमी भाग है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग से मैच कर जाता है। और इस तरीके से मैच कर जाता है जैसे कोई वस्तु का टुकड़ा हो और वो दोनों वस्तु का टुकड़ा एक ही वस्तु का भाग हो, ओके। उसके पश्चात इनका सेकेंड लॉजिक था वेगनर साहब का कि अगर आप अटलांटिक महासागर के अगर दोनों भागों को मिलाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। उनका कहना था कि अटलांटिक महासागर हमारा ए आकार में है कि अगर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को मिलाया जाए, ईस्ट वाले कोस्टल एरिया को मिला देते हैं
और इस वाले कोस्टल एरिया को मिलाते हैं तो मिल जाता है। साथ ही साथ ये भी चीज है कि दोनों तटों का पर्वतों की जो संरचना है, जो भूवैज्ञानिक इतिहास है, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वो सेम है। दोनों जो है कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत क्रम की चट्टानें हैं। अब आप बोलेंगे कि कैलिडोनियन पीरियड और हर्सिनियन पीरियड क्या है, तो जब हम लोग पर्वत चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके पश्चात हम लोग करते हैं वेगनर साहब की आलोचना। क्योंकि वेगनर साहब का सिद्धांत बहुत हद तक सटीक था, लेकिन कहीं कहीं पर इनके सिद्धांत की आलोचना की गई है, तभी तो अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। इनका इस सिद्धांत की आलोचना की गई थी कि जिस बल की बात किए थे, जिसके कारण जो है पूरी पृथ्वी जो पहले पेंजिया के फॉर्म में थी, वो डिफरेंट डिफरेंट द्वीपों और महाद्वीपों में जो टूट करके आज की जो स्थिति में आई है, उसके लिए जिस फोर्स की बात किए, जिस बल की बात किए, वो फोर्स अधूरा है। उस फोर्स में इतनी ताकत नहीं है कि आज वर्तमान पृथ्वी के रूप को बना सके। इस बात पे आलोचना की जाती है। दूसरा मुद्दा है कि एक तरफ वेगनर साहब कहते हैं कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। सियाल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारे महाद्वीप है, जो पेंजिया है, जो महाद्वीपों के सम्मिलित रूप को जो इन्होंने पेंजिया कहा, वो सीमा पर तैर रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ यह मानते हैं कि सीमा से सियाल के प्रवाह पर रुकावट आई, जिसके कारण रॉकी और एंडीज जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, हिमालय और अल्पाइन जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन ये यहाँ पर फ्लॉप कर जाते हैं, अपने बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत का अपना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इम्पोर्टेंस है। इसके द्वारा बहुत सारे भौगोलिक और भूवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिली। हमारा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, पठार का निर्माण कैसे हुआ है, आज की वर्तमान महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय पर्वत, रॉकी एंडीज की ऊंचाई कैसे बढ़ रही है, इन सारे सिद्धांतों की व्याख्या हम लोग फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कर लेते हैं। तो देन तो इसी फिलॉसफी का कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ। इसके पश्चात हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? वेगनर साहब थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रणेता कौन थे, ठीक है, किसने सबसे पहले परिकल्पना की थी? एंटोनियो श्नाइडर ने किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के आधार पर मुर्दार पर्वतों के वितरण की व्याख्या किसने की? तब इसका आंसर टेलर होगा, टेलर साहब होंगे इसका आंसर, जब मुर्दार पर्वत की बात की जाएगी। इसके पश्चात कार्बोनिफेरस युग में विश्व की संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। इसको किसने बताया? वेगनर ने बताया। वेगनर के अनुसार निम्न में से कथन कौन असत्य है? कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। यह बिल्कुल सही है। कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्हें पेंजिया कहा। पेंजिया टेथिस सागर नामक जुड़ा हुआ था, पेंजिया टेथिस नामक महासागर से जुड़ा हुआ था, यह भी लाइन सही है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अंगारा लैंड के भाग थे, ये भी सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी सही है। इसमें तो सारे क्वेश्चन सही होगा, सारे लाइन। अच्छा, मान लीजिए कि इसमें जो है अगर क्वेश्चन पूछता कि पेंजिया जो था टेथिस सागर से घिरा हुआ था, तब ये स्टेटमेंट गलत हो सकता था। तो हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वो कौन सा दिशा था? तो भूमध्य रेखा और पश्चिम की तरफ। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विघटन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो पेंजिया का विघटन जो है कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ और ये क्रेटेशियस युग तक चला था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, और हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।